वायरस की आपने बात कही तो ये ओमिक्रॉन, तो ये मैं जानती हूँ आप बहुत बार इस पे भी बात कर चुके हैं, बट ये क्या एक ब्लैक होल है जो खुल चुका है और अब ओमिक्रॉन देन यार व्हाटएवर? ये तो वायरोलॉजिस्ट ही बताएंगे कि ओमिक्रॉन भी कोई एक चीज़ नहीं है। जितना मैं पढ़ पाया हूँ, ये वेरिएंट्स के भी वेरिएंट्स हैं। तो इसके मैं बहुत ब्यौरे में तो नहीं जा पाऊँगा, वो काम विशेषज्ञों का है। लेकिन इतना पता है कि हम जिस तरह का रिश्ता रख रहे हैं प्रकृति के साथ, तो एक के बाद एक आपदाएं हम पर आनी ही हैं। ये काम ऐसा है जिसकी सज़ा तो मिलनी ही मिलनी है। हम जंगलों में घुसे जा रहे हैं, हम जीवों की रोज़ करोड़ों अरबों में हत्या कर रहे हैं। यही नहीं कि सिर्फ खाने के लिए, उनका घर नष्ट कर दिया है, उनकी पूरी प्रजातियां विलुप्त हुई जा रही हैं। रोज़ दर्जनों प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, गांव गई थी, अभी भी लोग शिकार में जा रहे हैं, यंग लड़के। हाँ। वो सो कॉल्ड कुछ राजा है, उनकी भाई राजगद्दी छिन गई 70s में, बट अपने सबटाइटल से इतना ज़्यादा सेंस ऑफ तो बिलोंगिंग है। तो इनके सर पे काल नाच रहा है। ये तो नहीं ही बचेंगे, ये अपने साथ न जाने और कितनों को डुबोएंगे। तो मुझे भी कोविड हुआ था, उसका असर अभी तक बाकी है। ये कोई ऐसा नहीं है कि संयोगवश अनायास एक दुर्घटना हो गई है कि वायरस दुनिया में रिलीज़ हो गया। ये पूरे तरीके से हमारे कुकर्मों का अंजाम है, और हम चेत अभी भी नहीं रहे हैं। तो आने वाला समय अच्छा नहीं है। हम अपनी ओर से जो कोशिश कर सकते हैं दुनिया को बताने की, जगाने की, वो कर रहे हैं। बाकी राम जाने। कोविड की बात कर रहे हैं, मुझे और मेरे पिता को भी हो गया था, 2-3 महीने खैर उसमें गए। आपको भी हो गया था, आपने अभी कहा। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपके फियर्स, आपके इनसिक्योरिटी क्या हैं? मुझे तो यही था कि ये मुझे अभी उठा के ले जाएंगे और कहीं वेंटिलेटर वगैरह की नौबत आ गई तो उससे पहले सब निश्चित कर दूं कि संस्था का काम कैसे चलेगा, क्या होगा। तो एक दिन, जिस दिन ऑक्सीजन मेरी गिरने लगी थी, उस दिन मैंने कोशिश भी करी कि आओ पूरा लिखवा दूं कि कौन सी चीज़ कैसे चलानी है अगर मैं मर गया तो मैंने तो यही करा था। और तो मेरे पास कुछ है नहीं, यही काम है मेरे पास। तो इसी के लिए मैं तो चिंतित हुआ भी था, इसमें कोई शक नहीं। मैं देखिए कोई एनलाइटेंड आदमी तो हूँ नहीं कि मैं चिंता वगैरह ना हो। तुम्हें तो चिंता भी होती है, तनाव भी होता है, क्रोध भी आता है। इसी दिशा में थे सब कुछ, चिंता, तनाव वगैरह। तो बात यह है कि मेरे न रहने पर मैं जिनको जिम्मेदारी सौंप सकता हूँ वो भी कोविड ग्रस्त थे मेरे साथ। हाँ, उनका थोड़ा हाँ माइल्ड केस था और उनके फेफड़ों में नहीं पहुंचा था, तो उनको मैंने जिम्मेदारी वगैरह सौंप दी थी। जो कुछ भी किया जा सकता है, डेलीगेशन, ये अकाउंट, ये डिप्लॉयमेंट, पासवर्ड वगैरह जो भी होते हैं सब उनको दे दिए थे। और क्या किया था, पर क्या ये कर दिया था कि हाँ, ये कर दिया था कि अगर मैं मर मुरा जाऊँ तो भी संस्था के सब लोगों को कम से कम 6 महीने तक तनख्वाह जाती रहेगी, जब तक कि वो कहीं और कुछ नहीं देख लेते। और क्या किया था, डेटा 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 की जितनी बातें बोली हैं ये सारा डेटा इकट्ठा कर लेना। ये डेटा नहीं खोना चाहिए। तो रिकॉर्डिंग्स और किताबें, यही 2 चीज़ हैं। तो उसका कुछ इंतज़ाम किया था कि डेटा कैसे रहेगा, कहाँ रहेगा, ये सब।
तो यही था, और तो कुछ नहीं था। तो जिस तरीके से लोग नियर डेथ एक्सपीरियंस को फिनोमेना बनाते हैं आपकी ज़िंदगी में, मेरे तो खैर था ही, बट मेरे फादर को मैंने देखा करीबी से कि डेथ, क्योंकि वो हैं भी कहीं ना कहीं उस उम्र में हैं, सीनियर सिटीज़न, तो आपने भी कहीं ना कहीं बहुत रूबरू हो गए कि अभी मृत्यु समीप है कहीं ना कहीं, तो वो बिल्कुल आप जाने के लिए कर चले हम विदा वैसे वाली थी? मेरे लिए उसमें कोई मिस्टिसिज्म नहीं है नियर डेथ एक्सपीरियंस कि मैं लेटा हुआ हूँ और मेरी जीवात्मा निकल करके पंखे पे बैठ गई है। नहीं, मेरा मतलब ये था कि लोग कहते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस, और आपका सच में था। हाँ, आज में सच में हो तो रहा तो था। पता है ना, मैं कभी भी कोई भी, आप भी मर सकती है, मैं भी मर सकता हूँ, तो वो तो एक तथ्य है जी। और अब एक मेडिकल आपकी ऐसी कंडीशन हो गई है जहाँ आपको पता है कि अब कुछ भी हो सकता है। जब घटा आपके साथ वो, हाँ, ऑक्सीजन गिर रहा है, आपके फेफड़े इन्फेक्ट हो चुके हैं और अब 2 हफ्ते बीत चुके हैं, आप ठीक नहीं हो रहे हो, तो वो तो पता है कि कुछ भी हो सकता है। मेरा छोटा भाई था, वो 18 दिन तक वेंटिलेटर पर रहा, तो मौत कितनी दूर होती है। अब ओमिक्रॉन आ रहा है, हमने ये बातचीत कर ली है, हो सकता है आगे देखने को हो जाए कि देखो साहब एक दिन ये बातें कर रहे थे और उसके 1 महीने बाद ही क्या हो गया। आप तैयार थे जाने के लिए? मेरी तैयारी की बात ही नहीं, मुझसे पूछ के थोड़ी ले जाएगा वो मुझको। नहीं, आप आंतरिक रूप से तैयारी तो आप सारी कर रहे थे भौतिक रूप से, बट आंतरिक रूप से क्या आप तैयार थे? आंतरिक रूप से मौत मेरे लिए एक तथ्य है, उसको ना झुठलाया जा सकता है, ना उसके बिना जीवन जैसी कोई बात है। मौत चूंकि है इसीलिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं, ये सारा काम ही इसीलिए है क्योंकि मृत्यु है। तो उसमें मेरे लिए प्रश्न ही अप्रासंगिक है कि मैं तैयार था कि नहीं था। वो है, अब वो कब है, कैसे है, क्यों है, उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं। जिस पर हमारा कोई अधिकार नहीं, उसके सामने हम चू चपड़ नहीं कर सकते। अधिकार सिर्फ उसका है कि वो निश्चित करेगी कि हमें कब लेके जाएगी, सिर्फ उसका अधिकार है। तो जब भी लेने आए हमें जाना पड़ेगा। हम यही कर सकते हैं कि जब तक वो लेने नहीं आ रही तब तक हम अपने जीवन का सही से सही, अच्छा से अच्छा, ऊंचे से ऊंचा सदुपयोग कर लें। तो वो करने की कोशिश करते हैं। बाकी लेने तो दोस्त है अपना भैंसे वाला, वो कभी भी आ सकता है, आ ही गया था लगभग। काफी सीवियर हो गया था। मैं हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ तो मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत सीवियर हो गया था, लेकिन लंबा काफ़ी खिंच गया था और फेफड़ों में घुस गया था, थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा था, तो ये था। लेकिन और लोगों को जितना कष्ट झेलना पड़ा और जिस तरीके से वो बहुत बहुत दिनों तक अस्पताल में रहे और वेंटिलेटर पर गए, उसकी तुलना में तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ। आचार्य जी, मुझे पता चला कि कुछ समय पूर्व आपका एक्सीडेंट हुआ था, तो उस अनुभव के बारे में हमें बताइए प्लीज़। वो कोविड से कई महीने पहले फरवरी में हुआ था। आप क्या हॉस्पिटलाइज्ड हो गए थे जब? हॉस्पिटलाइज तो कभी भी नहीं होता। वो लेके गए थे, ईश्वर की अनुकंपा है। हाँ, यहाँ पे था तो क्या स्किड हो गई थी आपकी बाइक, ऐसा कुछ ऐसा? मैं बाइक पे नहीं था, मैं पैदल था। जी। तो सड़क पे जा रहा था, सड़क पे जा नहीं रहा था, सड़क पार कर रहा था जी। और कुछ सोच रहा था अपनी, जिसने मुझे मारा उसकी गलती नहीं थी, मेरी ही गलती थी। मैं एक जगह भी ऐसी है कि उसमें दिखता नहीं है दोनों तरफ ठीक से। अच्छा। यहीं पर है वो जो हाईवे है ना, उसमें अच्छा। राम झूला के पास में तो मोड़ है, उधर दिखता नहीं है। और मैं किसी विचार चिंतन में था, मैं ऐसे ही बढ़ने लग गया तो सर में लग गई थी, गिरा तो, और कुछ घंटों के लिए मेमोरी उल्टी पुल्टी हो गई थी, बल्कि गायब ही हो गई थी। अरे! तो फिर लेके गए थे ये लोग एम्स वगैरह, लेकिन एडमिट तो तब भी नहीं हुआ था। बस ये था कि वो, हाँ उसको कह सकते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस। उसको इसलिए तब भी क्यों नहीं हुए? क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं कि एडमिट होना पड़े,
क्योंकि बाहर कोई घाव ऐसा, सर में यहाँ थोड़ा खून था, इससे ज़्यादा जी। कुछ भी नहीं था। तो कुछ मतलब ऐसा था नहीं कि एडमिट हो। बाकी मैं एमआरआई वगैरह से ज़रा घबराता हूँ, तो मुझे ये भी था कि अगर इन्होंने मुझे एडमिट कर लिया तो ये मुझे मशीन में डाल देंगे, उसमें मैं जाना नहीं चाहता। तो फिर वहाँ गए, इंतज़ार करते रहे और नंबर आया। फिर डॉक्टर ने कहा कि यही करा के लाइए स्कैन। तो मैं स्कैन कराने के बहाने भाग आया वहाँ से। तो उस टाइम मेमोरी इंटैक्ट थी आपकी तब तक? थोड़ी धुंधली थी बट आप आ गए फिर भी? बेहतर होने लग गया था। तो लेकिन वो था, वो कुछ घंटे भयावह से थे, क्योंकि बिना स्मृति के, जिसे हम साधारण चेतना कहते हैं, वो काम नहीं कर सकती। और मेरी स्मृति पहले 2-3 घंटे तक गायब हो रही थी। चीज़ें जो मुझे पता होनी चाहिए, मैं कोशिश करने पर भी याद नहीं आ रही थी। तो वो था मृत्यु तुल्य ही। तो ये कैसा अनुभव था कि मीन्स आप कहीं ना कहीं बीच में थे, ना ठीक तरीके से याद आ पा रहा है ना ही भुला पा रहे हैं? मैं बीच में नहीं था, मैं युद्ध में था और मेरा हथियार छिन रहा था। जी। तो मुझे बड़ी तकलीफ हो रही थी। जी। आप जान रहे थे कहीं ना कहीं, चेतना मैं इतनी जान ऊंची रहा है हूँ कि मैं कि भूल हो रहा है। हूँ, मैं जी। जान रहा हूँ कि मैं भूल रहा हूँ। और इस बात से Beautiful. बड़ी तकलीफ हो रही थी फिल्म बन कि सकती है इसमें। मुझे जिस चीज़ की अभी बहुत ज़रूरत है अपना काम करने के लिए, और वो चीज़ छिन रही है और मैं असहाय हूँ, मैं उसको रोक नहीं पा रहा हूँ। तो उस समय पर वो कुछ घंटे काफ़ी पीड़ा के थे। मुझे ये सब नहीं था कि मेरा क्या होगा। उस वक्त भी यही था कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें अगर मुझे कुछ याद ही नहीं रह गया, मेरे आसपास जो लोग हैं मैं उनके चेहरे भूल रहा हूँ, नाम भूल रहा हूँ, कल मैंने क्या किया भूल रहा हूँ। और मेरे लिए बहुत क्या शब्द है पता नहीं, इन्होंने मेरे सामने उपनिषद रख दिया, मैं उपनिषद भूल रहा हूँ। तो ये बात मेरे लिए बहुत पीड़ा की थी। तो हालांकि ये देखिए, ये उपनिषद का संबंध सत्य से है, स्मृति से नहीं है। लेकिन मैं जो मिशन चला रहा हूँ उसके लिए तो स्मृति चाहिए ना। बिना स्मृति के मैं लोगों से क्या बात करूँगा। मुझे श्लोक ही भूल गया, मैं किसी से क्या बोलूँगा, क्या लिखूँगा। और वो लगातार हो रहा था और बढ़ता जा रहा था। फिर ठीक हो गया धीरे धीरे। हालांकि उसका असर कई महीनों तक रहा। मुझे लगता था कि कुछ धुंधला सा है अभी दिमाग में। लेकिन उस दुर्घटना ने और उसके बाद कोविड ने, इन दोनों ने मुझे और क्या बोलूँ मैं, खूंखार कर दिया। क्योंकि भैंसे वाला 2 बार बहुत निकट आकर के चेतावनी दे गया। बचपन का खाया पिया है, मैं मजबूत हूँ, नहीं तो चोट बहुत ज़ोर की लगी थी। अजीब बात ये कि कोई हड्डी नहीं टूटी, सर भी यहाँ से फटा था, खून भी आया था, लेकिन फिर भी ब्रेन में शायद कुछ हुआ नहीं। आगे हो तो हो, अभी तो कुछ नहीं हुआ। तो उसमें ये समझ में आ गया कि कॉम्प्लेसेंसी नहीं चलेगी। आप एक क्षण भी बर्बाद नहीं कर सकते और आप भविष्य पर निर्भर नहीं रह सकते। जो करना है, जितनी जल्दी करना है कर लो। बीमारी का, दुर्घटना का, जीवन मृत्यु संयोग का कुछ पता नहीं, कुछ भी कभी भी हो सकता है। तो मैं और ज़्यादा डट कर और ज़्यादा रूथलेसली काम कर पाया हूँ उसके बाद। तो ये संयोग भी अच्छे ही रहे मेरे लिए। इन्होंने मुझे और
व्याकुल कर दिया और ज़्यादा प्यास बढ़ा दी और धार बढ़ा दी। तो ये हुआ है। पर जीवन की क्षणभंगुर जो बोलते हैं ना, बहुत क्षणभंगुर है। क्षणभंगुरता से भी तो आप सामने सामने रूबरू हो गए, तो वैराग्य भी फिर थोड़ा उतना ज़्यादा आ नहीं, गया मुझ होगा। में वैराग्य नहीं आया, वैराग्य पहले से है मुझ में। तो और ज़्यादा डिटर्मिनेशन आया है कि समय कम है, जल्दी कर लो। वैराग्य क्या, राग होता तो ये काम थोड़े ही कर रहे होते। तो राग वगैरह तो पहले भी बहुत नहीं था, लेकिन एक अर्जेंसी आ गई है और बहुत शार्प अर्जेंसी। तो जो करना है जल्दी करना है, तेज़ी से और ज़ोर से करना है, और ज़्यादा खतरे उठाने हैं, और कुछ बचाने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि सब कुछ कभी भी नष्ट हो सकता है। तो जो कुछ है उसे सही तरीके से जल्दी खर्च करना है। तो मैं इन घटनाओं के बाद से अपने आप को और ज़्यादा तेज़ी से खर्च कर रहा हूँ। बचा के रख के क्या होगा। तो जल्दी से जल्दी अपने आप को उड़ाओ, पूरा खर्च करो और काम आगे बढ़ाओ। आचार्य जी, आपकी शिक्षाओं का लक्ष्य है चेतना का उत्थान। तो हाल ही में पता चला कि आपका ये एक्सीडेंट हुआ था और नियर डेथ एक्सपीरियंस जैसा आपके साथ जो घटित हुआ था, तो उस समय आपको क्या खल रहा था कि चेतना का उत्थान नहीं हुआ, या फिर ये जो आपकी टीचिंग्स हैं उसका कल्मिनेशन नहीं हो पाया? मेरी अपनी चेतना की बात नहीं है, मेरे भीतर अपने आप को लेके कोई असंतुष्टि नहीं है। और ये बात मैं दूसरों को सुनाने वगैरह के लिए नहीं बोल रहा, ये बिल्कुल बहुत सीधी बात है कि मैं अपने आप को लेके बहुत संतुष्ट हूँ। अभी से नहीं, अब काफ़ी समय हो गया, कई साल, शायद 1-2 दशक हो गए, मुझे कहीं आना जाना पहुँचना नहीं है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मुझे अभी ये हासिल करना है, मेरा ये बचा रह गया काम, वैसा कुछ नहीं है। तो अगर मुझे लग रहा है समय कम है, तो इसलिए नहीं कि मेरे अपने कोई काम बाकी हैं, मिशन बाकी है, इसलिए। मेरे पास ऐसा अभी कुछ नहीं है कि मुझे करना है कि तो मेरी ज़िंदगी जानते हो, मेरे पास क्या है करने के लिए कि अभी कर लूँगा। न मुझे अभी बच्चे पैदा करने हैं, न महल खड़ा करना है, न मुझे मार्स पे जाके सेटल होना है। तो मैं अपने लिए ऐसा कुछ नहीं है कि चाहता हूँ। एक तरह से मेरा रिटायरमेंट तो शायद 10-15 साल पहले हो चुका है, लेकिन ये जो काम है ये अभी भी बिल्कुल शैशव में है, अपनी इन्फेंसी में है। तो इस काम को बचाना है। ये काम भी अगर इतना आगे बढ़ गया होता कि मेरे बिना अपने आप आगे चल लेता, कोई और इसे संभाल लेता, तो भी मुझे तकलीफ़ नहीं होती। मैं फिर मज़े में चुटकुले मारते हुए विदाई ले लेता। लेकिन अभी मैं हकीकत जानता हूँ ना, अभी अगर मेरी विदाई हो गई तो ये काम मेरे साथ ही मर जाएगा। इसलिए बुरा लग रहा था मरना। लोगों को पता नहीं क्या अनुभव होते हैं जब उन्हें चोट वोट लग जाती है। अंशु है यहाँ पर मेरा तो ये था कि वो 2-3 घंटे में मैं रोया खूब था। रोए थे? खूब। सिर में जब लगी थी? हाँ, पागल हो गया था इसलिए नहीं। ऐसा नहीं है कि दिमाग में चोट लग गई है, भेजा फिर गया इसलिए रो रहे हैं। यही साथ था और मैं रोए ही जा रहा था, रोए ही जा रहा था। और इसको समझाता जा रहा था कि मैं नहीं होऊंगा तो ऐसे कर लेना, फिर ये कर लेना, फिर ये कर लेना, फिर ये कर लेना। रो इसीलिए रहा था यही कि ये बच्चा मर जाएगा।
कौन सा बच्चा? हाँ, जिसको मिशन बोलते हैं। मैं नहीं रहूँगा तो ये बच्चा मर जाएगा, बस यही था और कुछ नहीं। वो शब्द जो मैं इस्तेमाल कर रहा था, फ्रेजाइल, कि सब कुछ अभी इतना नाजुक है कि मैं नहीं रहूँगा तो तुरंत टूट जाएगा। एक आध दो अभी मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारियां हैं, उनके लिए मैंने इसको कुछ निर्देश दे दिए थे कि मैं नहीं भी रहूँगा तो ये एक दो काम है वो चलते रहने चाहिए। व्यक्तिगत तल पर तो उतना ही था, और भी कुछ था। पर्सनली तो क्या एक ही चीज़ बोली थी तुमको, उसके अलावा तो कुछ बोला भी नहीं था। बाकी तो सब यही था कि क्या चलेगा, कैसे चलेगा। लेकिन वो अच्छा हुआ कि हुआ। उससे मुझे भी ये बहुत बिल्कुल झंझोड़ देने वाला साफ एहसास हुआ कि मामला कितना नाजुक है और अभी हम कितने छोटे और कितने कमज़ोर हैं। तो इन घटनाओं के बाद से भीतर आग और काम करो और तेज़ी से करो और पूरा कर लो। अगली दुर्घटना कब हो जाए क्या पता, तो उससे पहले काम बढ़ा लो तेज़ी से। मेरा सवाल यही था कि आपको प्रेरणा क्या देता है, तो प्रेरणा आपका फिर यही हुआ। अब आप छोटे बैठी से। हैं, आप कह रही हैं कि आपको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हुए, यही प्रेरणा है मेरी। जब तक आप लोग ऐसे वहम में, भ्रम में और डर में और दुख में रहोगे, मैं मरूं कैसे? हैं? आप लोग सब ठीक ठाक हो जाओ तो मैं चैन से मर लूं। यहाँ पे अच्छी अच्छी इतनी किताबें रखी हुई हैं, उनको छोड़ करके आप कौन सा कूड़ा उठा लाई, आप वो पढ़ रही थी। बताइए कितना सारा काम अभी बाकी है ना। और ये मैं कोई एक फिल्मी माहौल पैदा करने के लिए या नाटकीयता बढ़ाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, वाकई यही बात है। मैं सड़क पर चलता हूँ, अपने चारों ओर दुर्दशा देखता हूँ। मैं जंगल की ओर निकल जाता हूँ, मैं वहाँ दुर्दशा देखता हूँ। यही तो मिशन है ना। लोग बर्बाद हो रहे हैं, गंगा बर्बाद हो रही हैं, जानवर, इंसान, सबकी दुर्गति हुई पड़ी है। बहुत सारा काम बाकी है ना। जो बेचारे कुछ लोग हैं जो समझते हैं, जानते हैं, वो कमज़ोर हैं, दुर्बल हैं, वो चुपचाप कहीं किसी कोने में पड़े हैं। और जो विनाश की ताकतें हैं, झूठ की ताकतें हैं, अधर्म की ताकतें हैं, वो बड़े बड़े मंचों पर चढ़ी हुई हैं। उनके हाथ में माइक है, उनके हाथ में सत्ता है। ये हालात बदलने ज़रूरी है ना। तो यही करना है।